नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। केवीएस की प्रिपरेशन के लिए लगातार लगे हुए हैं। कई बच्चे इंटरव्यू को अपना फोकस कर रहे हैं, इंटरव्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और उस क्रम में लगातार हमारे लेक्चर आए थे जिसमें कि कैसे हमें इंटरव्यू को फोकस करना है, कई सारी चीज़ें। आप लोगों ने देखा कितना शानदार सेमिनार भी हुआ है, जिसने नहीं देखा वो देख लीजिएगा। इसी क्रम में सब लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, कुछ ग्लिम्स ले रहे हैं कि अ, कुछ अच्छे इनपुट्स मिल जाएंगे कैसे इंटरव्यू जो है वो अच्छे स्तर पे क्वालिफाई हो सके। और इससे बेहतर कौन बता सकता है जिसने केवीएस की दो बड़ी उच्च परीक्षाओं को क्वालिफाई किया है बहुत ही कम समय में और अच्छे अंकों के साथ। आज ये वाइस प्रिंसिपल हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। प्रवीण जी हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले तो प्रवीण जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया, बिकॉज कीमती ही है। केवीएस में बहुत मुश्किल होती है अलग अलग स्टेशन पे काम करना। और उसमें जब कुछ समय घर पे आए तो बिल्कुल हमारी इनसे बात हुई और उन्होंने तुरंत से ही बहुत सहृदय इन्होंने मौका दिया कि इनसे हम ग्लिम्स ले चुके हैं। मैं बता दूं प्रवीण जी के वी बुलंदशहर में इसमें हैं, वाइस प्रिंसिपल के पद पे हैं। पिछले ही बार 2017 में इन्होंने वाइस प्रिंसिपल के पद पे ज्वाइन किया था। उससे पहले ये पीजीटी थे। तो 5 से 6 वर्षों के अंदर दो प्रतिष्ठित परीक्षाएं क्वालिफाई करना। और इस बार माइट भी अगर आप लेट ये इंटरव्यू देखें तो क्या पता ये तीसरी सफलता भी हो चुकी है, बिकॉज इस बार इन्होंने प्रिंसिपल का एग्जाम भी दिया है। एक शानदार पर्सनालिटी। कई बार ये लोग पैनल का हिस्सा रह चुके हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज होती हैं उसमें भी ये लोग पैनल का हिस्सा रहते हैं। खुद फेस कर चुके हैं, वहाँ से इनकी जर्नी के बारे में पूछेंगे और आपको जरूर इनसे लाभ मिलेगा। थैंक यू सो मच प्रवीण सर। थैंक यू थैंक यू, आपने टाइम दिया। पहले तो थोड़ा सा ब्रीफ करिए अपने बारे में और अपनी जर्नी के बारे में बताइए सर। सर। मैंने 2007 में पीजीटी अच्छा, सेवन इंग्लिश में। ज्वाइन किया था। उसके बाद जो है 2017 में भी मैं जो है ना प्रिंसिपल का एग्ज़ाम दिया और 2019 से मैं वाइस प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल का। हूँ जी। अब 4 साल से मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ हम्म। और अभी लगता है कि आने वाले टाइम में भगवान ने चाहा तो मैं नेक्स्ट पोस्ट भी। प्रिंसिपल्स के लिए जी ये जी जी क्या जी। ड्राइविंग फोर्स थी या क्या केवी का इसमें रूल लगा के आपको इसमें लगातार आपको जो सफलताएं मिली, इसमें किस तरह से आप सोचते हैं कोई अगर बच्चा जो अपने अपने शुरुआती समय में है प्रिपरेशन के, तो कैसे उसको बताएंगे कि कुछ तो जरूर दूसरों से डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो हमें सक्सेस की ओर लेके जाती हैं, वो कुछ बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप जब आपके अंदर से आप ऑनेस्ट होते हैं अपने प्रति यस। कि मुझे जो काम करना है, जिस प्रोफेशन में जाना है, उसके पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से उसमें हमें सर्व करना है चीज़ों को, बच्चों के लिए काम करना है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें आसान हो जाती हैं। आसान रहती हैं। देखिए कुछ ये जो वर्ड्स होते हैं ना बड़े सुनने में स्ट्रेट लगते हैं, बिकॉज हम बहुत बार सुनते हैं ऑनेस्टी, पैशन, लेकिन इनके ना अर्थ वाकई में बहुत गूढ़ होते हैं। सुनने में और उसको इम्प्लीमेंट करने में वास्ट डिफरेंस होता है। जो आप सुनते हैं और सिर्फ छोड़ देते हैं, और जो सुनते हैं और करते हैं, तो डिफरेंस यहाँ दिखेगा आपको। आपने थोड़ा सर पहले पीजीटी का और वाइस प्रिंसिपल की जर्नी बताइए, किसी रिटर्न्स के लिए कैसे करते थे, फिर खासतौर से इंटरव्यू के दौरान क्या क्या आपने चीज़ें देखी, और 10 वर्षों में क्या कुछ बदला है केवी के इंटरव्यू पैटर्न में या कुछ चीज़ें सेम हैं। पीजीटी के पैटर्न में तो कुछ चेंज नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है कि हर बार जो संगठन है ऐसे टीचर्स को चाहता है जो क्रिएटिव हो थोड़े यस। से, जिसमें जो है साथ में अच्छे रिलेशंस बनाने की हो, एक अच्छा हार्ड वर्किंग कैपेसिटी हो उनकी, इनिशिएटिव लेने की अंदर से जील हो, ऐसे कैंडिडेट को प्रेफर करता है और थोड़ा सा अपडेटेड हो, है ये जो ना। चयन प्रक्रिया है केवीएस की, वो इटसेल्फ जो सर ने बोला है वही खोजते हैं कि एक रिटर्न के बाद इंटरव्यू। बहुत जगह पे सीधे रिटर्न के बाद सिलेक्शन होता है, लेकिन केवीएस का इंटरव्यू इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज अगर कोई कम अंक में भी रह गया है किसी कारण से, और अगर उसमें ये क्वालिटीज़ हैं, तो वाकई में इंटरव्यू में वो आउट परफॉर्म या वो दिख जाएंगी चीज़ें। सर एक बार आपने जो आपका लेटेस्ट इंटरव्यू आपने दिया था वाइस प्रिंसिपल के लिए, उसके कुछ चीज़ें बताइए बिल्कुल कि कैसे आपने दिया, इंटरव्यू बोर्ड में क्या क्या चीज़ें रहीं, कहाँ कुछ इंटरव्यूज रहे। मैं इंटरव्यू बोर्ड से पहले की बात ज़रूर कहना जी। चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ है तो हमें होमवर्क बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपटीशन में उतरने के लिए, किसी फील्ड में उतरने के लिए। तो होमवर्क, एज ए होमवर्क मैंने जो किया है अपने जितने भी एजुकेशनल मेरी क्वालिफिकेशंस हैं जी। उनके बारे में, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ों को मैंने जानने की कोशिश करी। हम्म। अ, जैसे मैं डीयू से पढ़ा हूँ तो डीयू के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करी। फिर मैंने बीएड जो है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से की है, तो जी। मैंने उत्तराखंड के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने की कोशिश करी
क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन क्या पूछेंगे वो, है ना। इंटरव्यू का कोई लिमिट तो है नहीं, कोई एक लिमिटेड दायरा नहीं है उसका। जी। तो मैंने अपने आप में जानने की कोशिश करी, मैं क्या हूँ, किस तरह का मेरा इंटरेस्ट है, क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं। मैं अगर मैं एम ए इंग्लिश हूँ तो एम ए इंग्लिश के में भी अच्छा। मैंने उसको पढ़ा, सारी चीज़ें रिवाइज करी, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो इंटरव्यू फेस कर रहे होते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन पूछने वाले जो लोग होते हैं वो ऐसे ही नहीं कुछ भी पूछ लेते हैं। बिल्कुल। वो उनको ये लगता है कि एक आदमी को सब कुछ नहीं आता है, और सीधे सीधे क्वेश्चन वो नहीं करते कि कुछ भी वो एक प्री मेडिटेटेड माइंड से एक क्वेश्चन करें। वो पहले जानते हैं कि आप क्या हो, यस। आपके क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उस तब अपना क्वेश्चन उसी टाइम वो फ्रेम करते हैं, और करना भी चाहिए, बिल्कुल। है ना। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरह से तैयार किया, अपनी हॉबीज़, लाइक्स, डिसलाइक्स, मेरा एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ, है ना। केवी के बारे में मैंने जानने की कोशिश करी, फ्लैगशिप प्रोग्राम्स जितने भी हैं केवी के उनको जाना। फ्लैगशिप प्रोग्राम जैसे बाला है या और कोई है, एक भारत श्रेष्ठ भारत है, जितने भी प्रोग्राम्स हम केवीएस में देख रहे हैं उनको जानने की कोशिश करी, उनके बारे में नॉलेज मैंने गैदर मतलब कि करी। कितना अपडेटेड हैं आप, है ना? अपडेटेड है, क्योंकि आप अ, इस जहाँ आप सर्विंग करने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये है कि आप उसके बारे में कितनी जानकारी रखते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। सामने वाला ये एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जानें। तो फिर जो है, जो इंटरव्यू था मेरा, तो उसमें उन्होंने एक बायोडाटा लिखने के लिए दिया हुआ था, है ना, जो कि हम लोग हर बिल्कुल। किसी कैंडिडेट को वो तैयार करके ले जाना था। तो उसमें 50 मिनट्स 50 वर्ड्स में अपने आप को सुटेबिलिटी। एक्सप्रेस करना था, सुटेबिलिटी, है ना। तो उसमें हम अच्छे से चीज़ों को तैयार किया, उसकी क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने खुद फ्रेम किए, उसके क्या क्या प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं, सब मैंने एक डायरी में लिखता गया। जो मैं रोज़ अपने से क्वेश्चन करता था कि एक इंटरव्यूअर जो है वो कैसे कैसे क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है, मेरी सुटेबिलिटी से रिलेटेड, या मेरी क्वालिफिकेशन से रिलेटेड, या मेरा होम टाउन, या मेरा होम डिस्ट्रिक्ट, या मेरा जो होम स्टेट है उसके बारे में कुछ पूछ सकता है ना। तो या फिर जिन जिन इंस्टीट्यूशन से मैं जुड़ा रहा हूँ, जहाँ मैंने पढ़ाई की है, उसके बारे में वो मुझसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते। तो मैं क्वेश्चन फ्रेम करता था डायरी में, और उसके फिर आंसर भी रिटर्न में लिखता था, क्योंकि एक्चुअली क्या हम सोचते तो हैं, याद नहीं रह पाती चीजें कई बार। याद भी नहीं रहती है, फिर जब हम सिस्टमेटिक नहीं आती एक्चुअली। कोई भी चीज़ सिस्टमेटिक या सिक्वेंशियल में आना बहुत ज़रूरी जी। है ना। एक फ्लो आइडियाज़ का होना बहुत ज़रूरी है जब किसी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड आप कर रहे हैं, है ना। ऐसे नहीं कि अभी नॉर्थ की बात कर दी, फिर साउथ की बात कर दी, फिर ईस्ट की बात कर दी। तो एक सीक्वेंस तभी आता है जब आप उसको लिखते हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या है आपने लिखा, उसका जो है आंसर क्या होगा आपकी तरफ से, बेस्ट आंसर, उसके बाद उसको रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। तो लगभग 1 महीना मैंने यही काम किया, और जो है मेरा जितना भी इंटरव्यू हुआ, जो भी जितना 20-25 मिनट इंटरव्यू हुआ था मेरा। 20 से 25 मिनट का हाँ। इंटरव्यू एक्चुअली अच्छा माना जाता है काफ़ी। जितना लंबा इंटरव्यू उतना बेहतर, और 20 से 25 मिनट का इंटरव्यू इट मीन्स काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग लगा इनके बारे में, तभी उतना लंबा इंटरव्यू खींचा है। जी। तो मैंने अपने आप को प्लान किया हुआ था कि मैं जो जितने भी बोर्ड मेंबर्स होंगे, मैं उनको अपनी तरह से क्वेश्चन पूछने के लिए मजबूर करूँगा। यस। तो वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपसे क्वेश्चन वो पूछे जो आप चाहते चाहते हैं। हो। हाँ, तो ये बहुत आपको तभी आप कर पाएंगे जब अपनी स्किल्स पे, आप अपनी हॉबीज़ पे, एटीट्यूड, अपने इंस्टीट्यूशंस के बारे में और अपने से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसको आप जान लेंगे अच्छी तरह। ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो हो जाता है कि आप जिस भी कैपेसिटी में काम करने जा रहे हैं, उस कैपेसिटी में आपके क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या नए नए अपडेट्स हैं, उसको बहुत जानना ज़रूरी है। जैसे कि आजकल तो NEP है, NEP को जानना सबको बहुत ज़रूरी है। NEP, FLN, ये सब। NEP एज अ होल जानना ज़रूरी है, कम से कम, क्योंकि आप PRT या TGT या PGT के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आपको
स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं एनईपी में, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि 21st सेंचुरी लाइफ स्किल्स को भी जानना ज़रूरी है हर कैंडिडेट को। और किस कैपेसिटी में, किस सिचुएशन में आप काम करेंगे, इसको ज़रूर जो है इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो जानना चाहते ये हैं। सर सूटेबिलिटी को लेके ना बच्चे बहुत परेशान रहते हैं कि 50 वर्ड में जो सूटेबिलिटी है, कई बार उससे ना आपका पूरा इंटरव्यू डिसाइड हो जाता है। तो सूटेबिलिटी फिलअप करते समय क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना जरूरी है? सूटेबिलिटी को के बारे में जहाँ तक मेरा मानना है, आपको किस तरह से ये एक्साइट करता है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, हाँ। और वो चीज़ आप में है तो क्यों है, यस। आप उसको कैसे प्रूव करेंगे, तो ये बहुत जानना जरूरी है कुछ सूटेबिलिटी। लोग बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं और जब वो इंटरव्यू देते हैं तो वास्तविक रूप से उससे चीज़ें मिलती नहीं है। हाँ तो हाँ वहाँ मुझे लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी गड़बड़ होने की आशंका होती है। हाँ, यही बात मैंने कही ना, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी यस, है ना। बिल्कुल। कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरी जो है पैशन है टीचिंग, तो टीचिंग पैशन क्यों है? क्यों है? कि आपने आज तक कुछ पढ़ा है, किसी को पढ़ा है? हम्म। अगर आप ये कहते हैं कि आप बहुत अच्छे मोटिवेटर हैं, यस। तो क्या आपने किसी को क्या मोटिवेशन किया, किसी की लाइफ को, किसी के एटीट्यूड को आपने चेंज करा, यस। है ना? अगर आप सूटेबिलिटी में लिखते हैं कि आप हाईली क्वालिफाइड है, तो हाईली क्वालिफाइड तो है, लेकिन क्या आप में वो सब्सटेंस है जो एक टीचिंग में चाहिए, है ना? ये ज़रूरी है। मतलब जो वर्ड्स हैं वो मैच करनी चाहिए आपकी पर्सनालिटी को मैच करनी चाहिए, और जो कल्चर को ऑनेस्ट होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। अब क्योंकि वहाँ तो वो देख लेंगे एक बार कि हाँ ये चीज़ें हैं, लेकिन आप हो या नहीं हो, वो आपका लिटमस टेस्ट होगा जब आप बोर्ड मेंबर्स के सामने होंगे। कई बार सर एक होता है कि इंट्रोडक्शन कब तक देना, जब सामने इंट्रोडक्शन शुरू होता है तो हमें कब तक इंट्रोडक्शन अपने बारे में बताते रहना चाहिए? इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। कई बार बच्चे कट शॉर्ट करके पॉज ले लेते हैं, या वेट करना चाहिए कि जब तक अगला क्वेश्चन आए वो करे? इसके बारे में थोड़ा एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि इंट्रोडक्शन जब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है सुनने के लिए, तो वो सुनते हैं। इट मींस वो जितना सुनना चाहते हैं बोलिए आप। हाँ, मतलब वो सुनना चाहते हैं, आप अपनी तरफ से पॉज नहीं करना चाहिए अपनी तरफ से आपको। नहीं रुकना है। इसका मतलब ये है कि आप ये उम्मीद ना करके चले कि आपको 1 मिनट के लिए ही बोलने के लिए बोला जाएगा, है ना, या 2 मिनट के लिए बोलने इंटरेस्टिंग लगा सुनेंगे और सुनते जाएंगे। इंट्रो में सीक्वेंसिंग क्या रहती है सर? पहले क्या क्या बोलना है? इंट्रोडक्शन में जहाँ तक मेरा मानना है, और जो मैं गाइड भी करता हूँ लोगों को, वो ये है कि आप बहुत ब्रीफ में कहें कि मेरा नाम ये है, और मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, अपनी हायर क्वालिफिकेशन, बस, ठीक है ना। जैसे मैं MA BEd हूँ, ठीक है ना, MBA BEd MPhil हूँ, ठीक। तो बस उतना ही होना चाहिए। उसके बाद एक्चुअली इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर्स हैं वो ये जानने में इंटरेस्टेड नहीं है कि आपके फादर क्या हैं, आपकी मदर क्या है, है ना, आप कितने भाई बहन हो, है ना। आपने वो आपकी टीचिंग जर्नी, सॉरी लर्निंग जर्नी भी आपको कवर नहीं करने देना चाहते हैं। ऐसे नहीं कि मैंने 12th किया, फिर 10th किया, फिर ग्रेजुएशन की, है ना, वो चीज़ें उसमें कोई इंटरेस्टेड नहीं है। इंटरेस्टेड क्यों? क्योंकि वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि आप क्या हो, आप कौन सा रोल प्ले करने जा रहे हो वहाँ पे। तो अगर आप हो तो आपकी सुटेबिलिटी एसेस करने के लिए तो बोर्ड मेंबर बैठे हैं ना, है ना। तो मैंने बताया कि पहले आप बोले कि मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका जो है आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी लाइक्स क्या हैं, आपकी डिसलाइक क्या है। लाइक्स को थोड़ा बढ़ा दीजिए, डिसलाइक को थोड़ा कम कर दीजिए, है ना। डिसलाइक बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। हाँ, डिसलाइक में थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। डिसलाइक को बहुत मिनिमाइज करके रखिए आप, है ना। और उसके बाद क्योंकि डिसलाइक सबकी होती है, वो भी जानते हैं, है ना। और आप किस चीज़ में इंटरेस्ट हैं, किस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, तो जो नेगेटिव पार्ट है, नहीं वाली है, उसको बहुत मिनिमाइज करके, लेकिन बोले ज़रूर, कवर ज़रूर करें। क्योंकि जो व्यक्ति होता है वो हर चीज़ उसमें है समाहित, है ना, हर किसी में। बहुत से बच्चों के ना सर जैसे कोई अचीवमेंट नहीं है। अब हम मिडिल क्लास बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं सिलेक्शन के लिए कि किसी तरह एग्जाम क्लियर हो, तो उसमें हॉबीज़ या कोई हॉबीज़ तो चलो फिर भी ठीक है, अचीवमेंट्स की कोई आपकी अचीवमेंट्स अलग से हो, तो अगर जिसकी कोई ऐसा अचीवमेंट नहीं है कि जो किसी में बहुत मास्टरी हो किसी और में पढ़ाई के अलावा, वो क्या भरे अचीवमेंट में, या खाली छोड़े, या क्या करे? नहीं, अचीवमेंट एक्चुअली खाली कुछ भी नहीं छोड़ना है। जब आप अचीवमेंट को लिखेंगे
तो कहीं ना कहीं वो जो जो भी आप लिखेंगे वो आपको रिफ्लेक्ट करती हुई चीज़ होगी। अचीवमेंट में हो सकता है ये थोड़ा ही नहीं कि आप स्पोर्ट्स में बहुत हाँ बड़ी अचीवमेंट है, या आपकी जो है ना एजुकेशनली बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है, बहुत कंपटीशन में कोई अचीवमेंट है, ऐसा नहीं है। आपकी सोशल अचीवमेंट भी हो सकती है। आपने हो सकता है कि किसी एनजीओ से जुड़ के बहुत अच्छा काम किया हो, वो एक अचीवमेंट में हो सकता है। हो सकता है कि आपने अपने जो जहाँ आप रहते हैं, जिस लोकल एरिया में आप रहते हैं, हो वहाँ सकता कुछ है वहाँ पे कंट्रीब्यूट अपने किया बहुत होगा। अच्छे लोगों को मतलब कंट्रीब्यूट किया होगा सोशल स्किल्स में। हो सकता है कुछ लोगों को गाइड किया हो आपने, किसी को गाइड करके हो सकता है कि वो जो है ना अपनी लाइफ को अच्छे से रन कर रहा हो, वो भी अचीवमेंट है। हम अचीवमेंट को ऐसे क्यों माने कि भाई हमें एक सर्टिफिकेट मिला है तो अचीवमेंट बिल्कुल है ना, बिल्कुल। हमें एक डिग्री मिले है तो वही अचीवमेंट ये है चीज़ आपको ध्यान देनी होगी, है ना। अचीवमेंट्स को लेके बहुत लोगों को फियर है कि हमने तो कुछ ऐसा चला से कुछ किया नहीं। तो ऐसा नहीं, आपने जीवन में कुछ भी अलग चीज़ें की हैं, थोड़ी सी अलग भी, पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव चीज़ें बस। अलग पॉजिटिव चीज़ हाँ, अगर आपने की है, तो अगर आपको जो लगता इन है कि आपने की है वो जरूर इन केस आपने, आपको लगता है आपने छोटे भाई या बहन को बहुत अच्छा समझा के, बहुत अच्छा मोटिवेट करके उसको ट्रैक पे लाए हैं, तो भी आपका अचीवमेंट है। है। यस। हो सकता है कोई मिस्चीवियस आपका भाई बहन हो, या पड़ोसी हो, या कोई रिलेटिव हो, यानी कि कजन्स वगैरह हो, तो आपने उसको गाइड किया हो, मोटिवेट किया हो, आप चीज़ें बदली हो जिससे उसकी। उस पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट आया हो उसकी लाइफ में, तो वो भी आपका अचीवमेंट है। एक बड़ा इशू होता है सर, खास तौर से जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, कि इंग्लिश नहीं आएगी तो केवीएस में नहीं हो पाएंगे। हम्म। इसका क्या कुछ फियर, वाकई में क्या इंग्लिश लैंग्वेज इतना मैटर करती है, ये जो चीज़ें हैं ये? देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज मैटर नहीं करती उतनी, अच्छा। लेकिन क्या है कि वो ये जस्ट तो करते हैं कि क्योंकि ये बाइलिंगुअल आपकी टीचिंग होती है ना, इंग्लिश को छोड़ के, इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट को छोड़ के, तो बाइलिंगुअल टीचिंग होती है। बिल्कुल। लेकिन बाइलिंगुअल में ये आप ये मान लीजिए कि आप कुछ वर्ड्स को तो रख ही लें कि हाँ ये वर्ड्स मुझे बोलने हैं, है ना, इन माय ओपिनियन, जैसे कुछ कंप्लीट इंग्लिश नहीं कोई बोल कोई सकते हो फ्रेज, तो कम से कोई कम वर्ड्स, इंटेलेक्चुअल इंग्लिश बोलिए। कोई वर्ड्स आप इंक्लूड कर लीजिए अपने उसमें कि भाई मेरा इंट्रोडक्शन आएगा तो मैं ऐसे बोलूँगा, है ना। मतलब इंट्रोडक्शन, मुझे ऐसा लगता है कि जब भी मैं इंटरव्यू लेता हूँ, जहाँ पे भी इंटरव्यू लेता हूँ, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल के हो, चाहे कहीं बाहर मैं इंटरव्यू लेने जाता हूँ, तो लोग रटा रटा इंट्रोडक्शन लेके आ जाते हैं। हाँ। तो वो हमें भी समझ में आता है कि ये रटा रटा मिल रहा है, क्यों रटा रटा होने के बाद वो एक सेंटेंस या एक वर्ड भी इंग्लिश का यूज़ नहीं करता है अपने पूरे इंटरव्यू में, है ना। तो एक एक जनरल लाइन सभी की रहती है, वो कि आई एम अपॉर्चुनेट एनफ दैट यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, ऐसे कुछ हिंदी मैं एग्जैक्ट आए हैं वर्ड्स ये। नहीं पकड़ पा रहा हूँ। आई एम लकी दैट यू हैव गिवन मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, ऐसे करके लैंग्वेज ये हमेशा मैं सुनता हूँ, ज़्यादातर मतलब इसका 99% बहुत केसेस में। पॉजिटिव नहीं बल्कि नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हाँ, मतलब वो लगता है कि रटा हुआ है अगर आप देखिए है जिस ना। भाषा में चल रहे हैं ना, तो दोनों भाषाओं को लेके चलिए। हम्म। आपने इंट्रो एक लाइन इंग्लिश की बोली और फिर हिंदी पे शिफ्ट हो गए, वो बल्कि ज़्यादा नुकसानदेह होगा सर के हिसाब से। अगर आप इंटरव्यू को आप पूर्णतया इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है, तो इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, अपने शब्दकोश, अपनी वोकैब को थोड़ा इंप्रूव करके ना, बीच बीच में वो इनपुट डाल सकते हैं। नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आप तैयारी कर सकते हैं, कुछ हाँ। वर्ड्स आपको आपको यस। और आपने जब आपने तैयारी की होगी वो हाँ। वर्ड्स आपको पता भी जरूर होंगे, जरूर लेकिन जरूर। आपके यूज़ में नहीं है। बस आपकी जो यूसेज है, उसका जो यूज़ है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपका हो सकता है कि एक जो दायरा है, सामाजिक दायरा है, वो ऐसा नहीं हो कि आप उस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकें। लेकिन आप जब भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो आप शीशे के सामने खड़े हो जाएं, कुछ वर्ड्स, अगर ये क्वेश्चन वो मुझसे पूछा जाता है तो मैं इसका जवाब ये दूंगा, ये वर्ड इसमें यूज़ करूंगा। तो उससे क्या हो जाता है कि हाँ, सामने वाले के ऊपर ये इंप्रेशन जाता है कि हाँ, इंग्लिश के वर्ड भी इसको आते हैं, और इंग्लिश से भी ये बिल्कुल भी अनभिज्ञ नहीं है। आइसोलेटेड नहीं है, डिटैच नहीं है, ये ज़रूरी हो एक जाता बड़ा है। इशू है सर कि ड्रेसिंग को लेके, कि हम क्या पहने, तो मेल और फीमेल के लिए एक आइडियल ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए? देखिए, पहली बात तो ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे हैं, है ना। कैसे इन सेंस, हो सकता है कि कोई बहुत लीन एंड थिन हो, है ना, तो वो अगर ऐसी कोई ड्रेस पहन जाए जो उसके ऊपर सूट नहीं सूट नहीं करे। कर रहा है, या फिर किसी का हो सकता है कि थोड़ा जो वेट पुट ऑन हो रखा हो, और वो किस तरह की ड्रेस में, उसको ये बस चीज़ें जिसमें मैटर आप करना है ना। कंफर्टेबल और जिसमें आप आदर्श लग सकें। आप शिक्षक के लिए जा रहे हैं तो आपको वो अटायर आप में झलकना चाहिए। बिल्कुल।
और जो आइडियल जो ड्रेसिंग है जो फीमेल्स के लिए वो साड़ी मानी जाती है ना। जी। और आ, जो मेल है उसके लिए ट्राउज़र एंड पैंट, हाँ। है ना। इन दिनों तो ट्राउज़र और शर्ट ही जी। है ना। और टाई टाई। टाई हो जाए तो आपको उससे क्या है ना कि आप जब ये चीज़ें पहनते हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ। ये नहीं कि हमें कैसे लगना है, एक्चुअली क्या है ना, जब तक आप अंदर से कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे यस तो कैसे आपका मैक्सिमम आउटपुट होगा इंटरव्यू के टाइम पे। यस यस। तो आपको खुद को अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस की असली शुरुआत यहीं से है। हाँ, कॉन्फिडेंस की शुरुआत यहीं से है, आपको खुद अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जब आपको ये लगे तो वो चीज़ें कहावत आसान है ना होने कि लग जाती है। मतलब दुनिया तो आप में कमी निकालने के लिए है ही, खुद से खुद को तो प्यार करो पहले, है ना। दुनिया तो रेडी है आप में कमी निकालने के लिए। अच्छा सर, कई बार क्या हो जाती है कि हमें नहीं पता होता इंटरव्यू हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। कई बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं या हमें कोई चीज़ नहीं आ रही है या हमको लग रहा है कि हम यहाँ फंस रहे हैं, तो हम कैसे इंटरव्यूअर्स को ये करेंगे कि नहीं हमें सर ये नहीं आता। उसका बढ़िया तरीका क्या होता है उस टॉपिक से निकलने का। एक्चुअली कुछ एक्चुअली जैसे एक क्वेश्चन किसी ने पूछा, XYZ कुछ भी क्वेश्चन पूछा, उसका जितना भी आपको आता है उतना ज़रूर बताना चाहिए, ठीक। है ना। अगर बिल्कुल ही नहीं आता हम्म। है ना, अगर बिल्कुल ही नहीं आता तो उसमें ये बोल देना चाहिए कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस अबाउट इट और आई डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट इट, है ना। ये साफ साफ बोल दीजिए आपको, बिल्कुल सही टू है। बी वेरी ऑनेस्ट ऐसे बोल दीजिए आप, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई रियली डोंट नो अबाउट इट, है ना। या फिर हो सकता है आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, याद आपको याद ही नहीं आ रहा है, तो बहुत सिंसियरली बहुत ऑनेस्टली आप बोल दीजिए सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, विद अ स्माइल। हाँ। You should have a smile on your face. That is actually first and foremost, है ना। स्माइलिंग जेस्चर से होता है कि आपका कॉन्फिडेंस इंटैक्ट है और एक रिगार्ड भी शो करता जी। है ना। और स्माइलिंग की भी तरीके एक ना एक एक रिस्पेक्टफुल स्माइल होनी चाहिए, है ना। इंटरव्यू के टाइम पे मैं एक बात बहुत ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जब भी इंटरव्यू में बैठे हैं तो बहुत ध्यान से आपको सुनना है। यस। कई बार जो है ना हम क्वेश्चन को सुनते कुछ और है, समझते कुछ और है, जवाब कुछ और होता है। तो हो सकता है वो पहला क्वेश्चन हो आपका और गलत सुन लिया तो और गलत सुन लिया, गलत समझा, गलत जवाब दिया गया, हो सकता है फिर जो है ना इंटरव्यू वहीं से सेट हो जाता है। वहीं से सेट हो जाता है। वो 4 मेंबर जो आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, 4 या 5 मेंबर जो भी आपके सुन रहे हैं, तो वहीं से वो जो है ना आपके बारे में इमेज बनाना स्टार्ट कर देता है। पहले ऐसा मत सोचिए कि पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया और आपको नहीं आता है, आपको नहीं आता है तो ये गलत हो गया है। आप नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, आप उसी टाइम भी बोल सकते हैं सॉरी सर, एक्चुअली आई डोंट नो अबाउट इट, या जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे, बहुत ऑनेस्टली बोलना है। तो ताकि जो नेक्स्ट जो वो है जो मेंबर है या जो दूसरा क्वेश्चन है वो सामने आपके आ सके और आप जवाब दे सकें। आप ये मत मानिए कि पहला क्वेश्चन है ये बिल्कुल हमें जवाब देना ही है ना, आपके डरने की इंटरव्यू के जरूरत। दौरान कोई ऐसा इंसिडेंट आया हो जिसमें आपको लगा हो कि जो आपको याद रह जाए कि कोई ऐसी चीज़ रही हो एग्जामिनर्स की तरफ से आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन ऐसा आया हो जिसका कोई फनी आंसर हो गया हो या बहुत स्मार्टली आपने प्ले कर दिया या आपको लग रहा हो कि यहाँ मैं फंस सकता था, बच गए, है ना। एक्चुअली मैं जहाँ तक मैं अपने बारे में सोचता हूँ, मैं अब इंटरव्यू को ऐसे लेता हूँ जब मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ या जब एग्ज़ाम देने जाता हूँ इवन, कि मैं 3 घंटे की मूवी देखने जा रहा हूँ, अच्छा। है ना। कम से कम 24 घंटे पहले मैं उसके बारे में सोचना पढ़ना छोड़ देता हूँ, एक बात। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू होता है या एग्ज़ाम होता है मैं ऐसे एकदम फ्रीली होके जाता हूँ। नॉर्मल हो गया। हाँ, क्यों जब आप ये सोचते हैं कि होगा नहीं होगा इस चीज़ में पड़े रहते हैं तो वो आपके लिए ख़तरनाक होता है। वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप ये मान के चलिए भगवान ने आपको लाइफ दी है ना, आप जिंदा है ना, है ना। तो जो होगा बहुत अच्छा होगा, ये आपको अच्छा ही होगा। ये आपको मानना है, जो होगा बहुत अच्छा होगा। और अगर मैं फेल भी हो जाता हूँ, अगर इंटरव्यू में फाइनली सेलेक्ट नहीं होता, कम से कम मुझे एक्सपीरियंस होगा जो कि एनरिच होगा इसके बाद, है ना। तो आपका क्वेश्चन क्या था? मैं कि इंटरव्यू के दौरान कोई ऐसे इंसिडेंट्स रहे हों हाँ जो बिल्कुल आपको बिल्कुल कई बार मेमोरीज बन जाती हैं वो। मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैं पीजीटी का इंटरव्यू दे रहा था तो मैं उत्तराखंड पीसीएस का मेंस की तैयारी कर रहा था। तो अब मुझे तो जो मेंबर्स थे उनको अपनी तरफ ही खींचना था, अपने हिसाब से चलाना था। तो मैंने
उत्तराखंड का कई बार जो है ना जिक्र किया, देखिए, उत्तराखंड तो से उत्तराखंड से क्वेश्चंस उन्होंने कर लिए, मैंने जवाब दे दिए। देखिए ये होता है कि जब हम बोलते हैं ना अपने डोमेन में लेके आना, ये आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा कुछ कुछ पॉइंट तक, लगे कि इसको ना इस पर्टिकुलर जगह ज़्यादा सुनेंगे तो वहाँ से वो ईगो भी तो हर्ट होता है कि ज़्यादा इनको कहते हैं यहाँ से ज़रा पूछें। इनके एग्जामिनर ना वाकई में आपको आपके कंफर्टेबल जोन में जाके ना खूब टीज करने की कोशिश करता है कि यहाँ से कुछ कमियाँ निकले इनकी, ताकि कुछ मार्क्स कट हो सके। और फिर वहाँ पे आपने परफॉर्म कर दिया तो चीज़ें वहाँ बिल्कुल सेट हो जाती हैं। एक अभी एक सर एक लास्ट इंटरव्यू में एक बात और बताना चाहता हूँ आपको। तो मैं एक्चुअली वो सुटेबिलिटी के बारे में अच्छा। और एक्सपीरियंस के बारे में मैं लिख के ले गया था। तो सब लोग तो जो कंप्यूटराइज लिख के ले गए थे, है ना। मैं एक मात्र ऐसा कैंडिडेट था जो है मैनुअली लिख के ले गया था। उसकी 5 कॉपी बनानी थी हमें, और 5 कॉपी मैंने बहुत आराम मतलब बनाई, और उसमें बिल्कुल भी कहीं पे भी ना ग्रामेटिकली भी बिल्कुल ठीक था, वो कहीं ओवर राइटिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। तो खैर वो मैंने कोशिश करी। उसके बाद एक मेंबर ने मुझसे पूछा कि आप जो है, हमने तो अभी तक इतने दिनों से हम इंटरव्यू ले रहे हैं और जो है हमने मैनुअली किसी का नहीं देखा, कंप्यूटराइज ही देखा है, तो क्या आपको कंप्यूटर नहीं आता है? मैंने कहा मुझे कंप्यूटर आता है। फिर आपने मैनुअली क्यों बनाया? तो मैंने कहा देखिए एक्चुअली क्या है, मुझे लगता है कि राइटिंग से जो है ना, राइटिंग से एक व्यक्ति को जाना जा सकता है, और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे जानें। तो इससे बहुत अच्छा माहौल बन गया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा माहौल बन गया वहाँ पे, और सबने अप्रिशिएट किया इस जवाब को, और ये वाकई है में ना। अप्रिशिएबल चीज़ें होती हैं। आपने जो एक्टिविटी की है उसको आप जस्टिफाई करते हैं अगर पॉजिटिवली, तो चीज़ें फिर बिल्कुल इनकी फेवर में चली जाती हैं। कि तो हैंड राइटिंग से व्यक्ति को जाना जा उन्होंने सकता है। बुली किया जानबूझ नेगेटिविटी पे कि आपको तो कंप्यूटर नहीं आता शायद इस वजह से, लेकिन उन्होंने जानते थे कि इन्होंने अच्छा काम किया है, बस इनका परसेप्शन सुनना चाहते थे वो कि किस कंटेक्स्ट में इन्होंने ये किया है वाकई में। बिल्कुल। अब जो सर, अब आपको पता होगा कि इसमें बच्चे नए बच्चे पे पहुंचने वाले हैं, इंटरव्यू बस स्टार्ट होने ही वाले हैं, बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। तो अब के बच्चों को क्या कुछ आप गाइड करेंगे जो नए सिनेरियो में, नए कंटेक्स्ट में, वर्तमान में केवीएस की क्या अपेक्षा है और क्या कुछ इंटरव्यू में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या सलाह होगी? एक्चुअली जहाँ तक इंटरव्यू की बात आती है, ये कैंडिडेट जितने भी इंटरव्यू फेस करेंगे, इसमें एनईपी के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चंस ज़रूर सर ने होंगे। एनईपी पे बहुत जोर दिया है। हाँ, एनईपी बहुत ज़रूरी है। एनईपी से हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम हमारे एजुकेशन सिस्टम को कहाँ ले जाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसको बहुत पढ़ना ही नहीं है, एक एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी जी है ना। जी। तो ये ज़रूरी आप कर लीजिए, एनईपी में तैयार कर लीजिए। जितने भी, जहाँ तक भी जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं, एनईपी को तैयार कर लीजिए अच्छी तरह। 21st सेंचुरी स्किल्स उसको समझ लीजिए कि क्या है, क्योंकि जो 21st सेंचुरी स्किल्स हैं वो वही जो है आगे जाके इम्प्लीमेंट होगी, उसी का आउटकम आना है ना, और इसी के पर्सपेक्टिव में आपको देखा जाएगा। और जो है आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जो भी क्लासेस हैं उसकी कौन कौन सी बुक है ना, उसकी नॉलेज आप रख लें। क्या जो है एग्जामिनेशन पैटर्न है, संगठन के बारे में ज़रूर जान लीजिए, है ना। और जो है संगठन के प्रोग्राम्स क्या है वो जान लीजिए, इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं। आईसीटी का रोल भी आएगा क्या सर? आईसीटी का रोल भी है, बिल्कुल बिल्कुल। आईसीटी हमारे यहाँ केवीएस में स्मार्ट क्लासेस हैं, और इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा जोर है। आईसीटी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। तो जो आपके इंटरव्यू में, अगर हम एक ठीक इंटरव्यू हो जाए बच्चे का, तो कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर लेता है वो, अगर वो आदर्श रूप से ठीक ठाक इंटरव्यू ले लेता है? तो बहुत सारे बच्चों को हम देखते हैं कि 60 में से 60 भी ले आते हैं, वो कई बच्चे तो वाकई में होते हैं। एक साधारण बच्चा अगर क्या कुछ चीज़ों का ध्यान दे कि वो एक 48-50 तक के मार्क्स तक पहुंच जाए? देखिए एक्चुअली क्या ना, किसी भी उसमें आपको नेगेटिव साउंड नहीं करना है, नेगेटिव साउंड नहीं करता, नेगेटिव साउंड नहीं करना है, और ऐसे भी नहीं कहीं पे भी साउंड करना है कि आप मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को। आप अपने हिसाब से इंटरव्यू मेंबर्स को ना ऐसे घुमा रहे हैं, घुमाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सोचना भी नहीं है वो चीज़, क्योंकि जो वो इंटरव्यू लेने वाले हैं वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत नॉलेजेबल लोग हैं, आप उनको घुमा नहीं सकते। वो समझ जाते हैं एक ही सेकंड में कि आप कहाँ झूठ बोल रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है ना। नेगेटिव नहीं होना है ना, अपनी सुटेबिलिटी में कोई भी नेगेटिव एक्सप्रेशन नहीं लेके जाना है,
और कोई भी चीज़ आपको नेगेटिव नहीं बोलनी, चाहे पॉलिसी से रिलेटेड हो चाहे कुछ और चीज़ है। आपको एक स्माइल ज़रूर रखनी है आपके अपने फेस पे, और ऑनेस्टली आंसर देना है, जवाब देना है जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। लास्ट इंटरव्यू था उसमें सर, इफ यू डोंट माइंड, इंटरव्यू में आपका स्कोर कहाँ तक गया था? मेरा 54 मार्क्स थे, 54 मार्क्स थे 60 में से, वाह। है ना। मैं बता तो रहा हूँ कि 48 से ऊपर जाना ना बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलता है। 60 में से 54 मतलब 90% के साथ यहाँ भी इन्होंने टॉप किया, एक प्रकार से देखा जाए तो शानदार मार्क्स थे। और इस तरह के इनपुट ना एक शानदार इंटरव्यू फेस किया हो व्यक्ति ही दे सकता है, और वास्तविक रूप से हमारे लिए बहुत प्रिविलेज था कि आज इतने। मैं एक और बात कहना चाहता हाँ। हूँ कि आप जब भी इंटरव्यू बोर्ड के आसपास जाए, वेरिफिकेशन से लेके इंटरव्यू बोर्ड में जाने तक, और जब आपका वेटिंग टाइम होता है, आप साथ वाले को भी रिलैक्स करें, अपने आप भी रिलैक्स करें। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। मैं हमेशा ऐसे करता हूँ, जो साथ में जो होते हैं उनको रिलैक्स करता हूँ, इससे मैं भी रिलैक्स होता हूँ। इंटरव्यू का जो स्ट्रेस जो होता है ना, उसको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, उसको ओवरबर्डन नहीं करना है। इससे आपको भी फ़ायदा होता है, साथ वाले को भी फ़ायदा होता है। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो सारी चीज़ों से बाहर निकलना। रिजल्ट की ज़्यादा चिंता ना करें। नहीं, वो बिल्कुल नहीं करनी। जो नहीं करते हैं ना, उनका सिलेक्शन जरूर होता है। मैंने अब तक बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज देखे हैं, किए भी हैं, और उसमें मुझे वाकई में कहने में कोई गुरेज नहीं कि एक शानदार इंटरव्यू हमें मिला है, शानदार अनुभव शेयर करने को मिला है। और इस पद पे भी आके कितना सहज कोई व्यक्ति रह सकता है, इसका परफेक्ट एग्जांपल आप लोगों ने देखा है। इनके भविष्य की मैं बिल्कुल उज्जवल कामना करूंगा, और मुझे उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद नहीं विश्वास है कि फिर सर ये इन प्रिंसिपल के लिए जा रहे हैं, और बहुत जल्द शायद एक नए केवी में प्रिंसिपल के पद पे प्रवीण सर हमको देखने को मिलेंगे, और फिर इनका इंटरव्यू और एक्सपीरियंस लेने हम जरूर आएंगे। तो थैंक यू सो मच प्रवीण सर, और बेस्ट ऑफ लक आपके जो परीक्षा आपने दी है इंटरव्यूज के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, बाय बाय।